चलिए बच्चों, तो हम लोगों ने इसके पहले कर लिया था पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 22। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या सवाल है? 35 महानगरों की नगरों की साक्षरता दर है। माध्य साक्षरता ज्ञात कीजिए। ज्ञात कर लिए? कितना आया? 69.43%। किसमें आएगा? परसेंटेज में। किसमें आएगा? परसेंट में, प्रतिशत में आएगा, क्योंकि आपको आंकड़े प्रतिशत में दिए हैं। आंकड़े किसमें दिए हैं? तो आंकड़े अगर प्रतिशत में दिए हो तो उत्तर भी किसमें आएगा? प्रतिशत में। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए अगला, बहुलक ज्ञात किया कि नहीं किया? कितना आया? 64.5। बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि इसकी बहुलक की बारंबारता 65 है। मतलब बहुलक क्लास ये बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ, बहुलक कक्षा ये बनेगी। और बहुलक इसी के बीच में आ रहा है। कितना आ रहा है? 64.5। वेरी गुड। सबको बनता है ना? चलिए, तो इस तरीके से ये हमारा पेपर हो गया समाप्त, है ना? 2023 बाय बाय। अब हम लोग करेंगे अगला पेपर 2022 का। किसका करेंगे? 22 का। हम लोगों ने 24 कर लिया, याद है आप लोग को? तो 2024 पूरा कर लिया। अब 2023 भी हो गया। अब हम आ रहे हैं किस पे? 22 पे। चलिए, तो सभी बच्चों का एक बार पुनः स्वागत है हमारी इस एग्ज़ाम स्पेशल क्लास में। और हम करने वाले हैं 2024-23 के बाद 2022 के पिछले वर्षों के आए हुए प्रश्न, यानी कि आपका हाई स्कूल का ओरिजिनल प्रश्न पत्र विषय गणित आपके लिए हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो चलिए करते हैं सवाल क्रमांक 1। 4 और 9 का महत्तम होगा। बोलिए कितना होगा? 1। क्योंकि 4 और 9 जो हैं उनके गुणनखंड में कुछ भी कॉमन नहीं है। और जिनमें गुणनखंड में कुछ भी कॉमन ना हो उनको बोलते हैं सह अभाज्य। क्या कहते हैं? और सह अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड महत्तम कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। चलिए, पहला सवाल 1 अंक के लिए। अगला, यदि किसी द्विघात समीकरण बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ कितना होगा? -b/। तो ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों याद रखिएगा बेटा, कॉपी में जब आप लिखेंगे तो सवाल नंबर पहले का दूसरा ऐसे लिख करके लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्या लिखेंगे? ऑप्शन नंबर। ऑप्शन जरूर लिखना है। ऑप्शन आपको जरूर लिखना है। समझ में आ गया? ऐसा ना करके आए कि सवाल नंबर 2 उत्तर -b/a, ये बिल्कुल ना करके आए। ऑप्शन सी लिख दें, भले इसके बाद उत्तर लिख दें, मगर ऑप्शन जरूर लिखें कि ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया? क्योंकि विकल्प चुनना है, विकल्प का उत्तर नहीं लिखना है, विकल्प चुनना है। तो ये वाली विधि का उपयोग ना करें, ऑप्शन जरूर दिखाएंगे, तभी सही माना जाएगा। चलिए, दिए गए समीकरण निकाय के कोई हल ना होने के लिए बताइए शर्त कौन सी है? ए बी सी डी। क्या है? आवाज अच्छी नहीं आ रही है, सबको कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? बी। करेक्ट आंसर क्या है भाई? कोई हल ना होना मतलब समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/। आ गया समझ में? चलिए, अगली श्रेणी दी गई है 4 2 0 -2 में सर्वांतर बताओ। -2 की +2? -2 ना। देखिए, बिल्कुल सही। श्रेणी अगर घट रही होती है तो सर्वांतर ऋणात्मक आता है। क्या आता है? सर्वांतर। तो सर्वांतर का फार्मूला अगला माइनस पिछला, या a2 - a1। बेटा a2 यहाँ पे कितना है? 2। a1 कितना है? 2 - 4। बोलो कितना? -2। तो सही उत्तर क्या होगा? -2। क्लियर है? चलिए अगला सवाल 5वां। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में डी ई बी सी के समांतर है, तो ये लीजिए, ये हमने बनाया त्रिभुज ए बी सी। बी सी के समांतर कौन है? डी ई। बी सी के समांतर कौन है? डी ई लिखा है, देखो, डी समांतर बी सी, ये समांतर का निशान होता है। डी ई समांतर बी सी। और ए डी का मान कितना है? बोलो। एक्स। ए डी का मान कितना है? एक्स है। डी बी का मान कितना है? ए ई का मान कितना है? और ई सी का मान कितना है?
तो कह रहा है एक्स का मान ज्ञात करो। बच्चों आपको पढ़ाया गया है थेल्स प्रमेय, हाँ या ना? थेल्स प्रमेय, ऊपर का समोसा बटे नीचे का समोसा बराबर ऊपर का समोसा बटे, याद आया? ऐसे ही था ना? तो ऊपर का समोसा AD, नीचे का समोसा DB, इधर का समोसा AE और इधर का कितना EC। AD कितना है X, DB कितना है, AE कितना है और EC कितना है। चलो हल कर दें, तिर्यक गुणा हो जाएगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो x गुणे x माइनस 1 बराबर x माइनस 2 x प्लस 2। क्लियर की नॉट क्लियर? x का x से गुणा x स्क्वायर माइनस x, ठीक है। a माइनस बी ए प्लस बी, सूत्र होता है a प्लस बी ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस b की जगह 2 का स्क्वायर हो गया 4। बोलो ठीक है? x स्क्वायर से x स्क्वायर माइनस x बराबर माइनस 4, माइनस से माइनस x बराबर, सही उत्तर क्या होगा? कोई दिक्कत है क्या? अगला, दो बिंदु को मिलाने वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक पहचानो कौन से हैं? कौन सा है? बिल्कुल सही, पहले में भी प्लस और दूसरे में भी अपॉन में 2 अपॉन में 2, ये बिल्कुल सही है। ये माइनस आ गया तो गलत हो गया, यहाँ पे ये माइनस आ गया तो गलत हो गया, और इसमें तो दोनों माइनस आ गए तो भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो सही उत्तर कौन सा है इसका? A। कोई दिक्कत है क्या? तो इसका सही उत्तर A है। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? चलिए अगला, रिक्त स्थान पूर्ति करिए। रिक्त स्थान की क्या करना है? ये देखो 8वीं क्लास का क्वेश्चन पूछ लिया, भाज्य बराबर खाली स्थान गुणे भागफल धन शेषफल। बोलो क्या होता है यहाँ पे? पढ़े हो बचपन में? ये बीच में जो होता है इसको भाज्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो भाग देता है उसको भाजक कहते हैं। क्या बोलते हैं? और यहाँ पे जो आता है इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? और जो शेष में बचता है वो क्या होता है? हाँ या ना? ठीक है ना? तो आप क्या लिखोगे? जो भाज्य होता है वो किसका गुणा होता है? भाजक का। किसके साथ? हाँ, तो आएगा भाजक गुणे भागफल और धन क्या? ये तो बहुत बचपन क्लास का क्वेश्चन है कि नहीं है? तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, तो इसमें क्या बोला है? क्या गुणे भागफल? बोलो यहाँ पर क्या आएगा? भाजक। क्या आएगा? भाजक। क्लियर हुआ? घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? बोलो। हाँ बिल्कुल सही, जिनकी घात 2 होती है अधिकतम कितने शून्यक होते हैं? अल्फा और बीटा, 2 शून्यक होते हैं। अगला, अगर किसी समीकरण द्विघाती समीकरण के विवित्तकर का सूत्र क्या होता है? बोलो। हाँ यही तो होता है सूत्र विवित्तकर का, डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस। ठीक है। अगला, समांतर श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d का nवां पद बोलो क्या होगा? बोलो। वेरी गुड, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए सभी बच्चों के अंदर, एग्जाम के पहले इस तरीके का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। हाँ, ऐसी आकृति जिनके आकार समान होते हैं। क्या होते हैं? आकार समान। जिनके आकार समान हैं मगर इनकी माप समान होने आवश्यक नहीं है। जैसे ये दो आकृति हैं, इनके आकार समान हैं मगर इनकी माप समान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी आकृति क्या कहलाती हैं? समरूप आकृति। क्या कहलाती हैं? क्लियर की नॉट क्लियर? समरूप आकृति के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? तो ये A है तो ये किसके इक्वल होगा? P के। ये B, ये C, ये Q और ये कितना? R। तो समरूप आकृति के संगत कोण क्या होते हैं? तो A किसके बराबर होगा? कोण P के। कोण B किसके बराबर होगा? कोण Q के। और कोण C किसके बराबर होगा? R के। पढ़ाया था ना? बिंदु 4 0 किस अक्ष पर स्थित है? बताओ। 4,0 किस अक्ष पर स्थित है? X पर या Y पर? X पर, क्योंकि देखो ये पहला होगा 1,0, दूसरा 2,0, तीसरा 3,0 और चौथा
4, एक्स अक्ष में जो y निर्देशांक होता है हमेशा क्या होता है 0, तो इसलिए किस अक्ष पर स्थित है एक्स अक्ष पर। समझ में आया। वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है 2 बिंदु पर। कितने बिंदु पर 2 बिंदु पर। तो यहां पर उत्तर क्या आएगा 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए चलिए अब आते हैं आगे बच्चों। चलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। किसको याद है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। कुछ लोग कह रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं बच्चों। आप लोग को आइडेंटिटी पढ़ाई गई थी। क्या पढ़ाई गई थी आपको सार्वसमिका। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, याद कर लो। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 को पीछे ले आएंगे तो यहां पर केवल क्या बचेगा, तो इसका पहले वाले का आंसर होगा ई। पहले का क्या होगा, समझ में आया कि नहीं आया, फर्स्ट का ई। क्लियर है। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका उल्टा होता है सेक थीटा, कॉस का। तो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड का हुआ ए। चलिए ठीक है। अब थर्ड पे आइए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, देखो क्यों होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। कॉट 30 का मान बोलो, अंडर रूट, वेरी गुड। कॉट 30 का मान अंडर रूट 3। ठीक है। अच्छा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा सिलेबस से हट गया, फिर भी कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। और जो बच गया उसका आंसर क्या हो गया 2। तो चौथे का क्या निकला था अपना आंसर, चौथे का निकला था बी। पांचवे का क्या मिला बेटा, पांचवे का मिला सी। और छठवे का क्या मिला, पांचवे का, हाँ 2 बार सी लिख दिया, ए बी सी डी ई एफ। अब मेरी पूरी खिचड़ी बन गई। यहाँ मुझे चेंज करना पड़ेगा है ना, क्योंकि इनका नंबरिंग ही गलत था, है ना, इसका नंबरिंग ही गलत था। तो पहले का है एफ, पहले का है एफ, दूसरे का है ए, दूसरे का है ए, तीसरे का है ई, तीसरे का है, चौथे का बन गया अपने पास में बी, पांचवे का बन गया अपने पास में सी, और छठे का बन गया डी। अब बिल्कुल सही लिखा है। क्लियर हो गया। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखना है एक शब्द में उत्तर। एक शब्द में दिए गए चित्र में बहुपद में पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया है। बेटा ये y अक्ष है, क्या है ये, और ये ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ है y बराबर पी एक्स। कह रहा शून्यकों की संख्या बताओ। बताओ कितने शून्यक हैं इसमें, गलत जवाब, एक शून्यक। कितने शून्यक, एक शून्यक। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, मैंने ही गलत बोला आप लोग को। देखो शून्यक क्या होते हैं शून्यक क्या होते हैं, जहां पर ग्राफ किसको काटता है, एक्स अक्ष को, है ना। तो एक्स अक्ष को काट रहा है ग्राफ, तो ये तो वाई अक्ष हो गया, और ये क्या हो गया, और ये अपना ग्राफ है, ये अपना क्या है। तो बताओ कितने बिंदु पर काट रहा है, 0 नहीं, एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर, तो इसलिए एक ही शून्यक होगा। कितने शून्यक होंगे, एक शून्यक। मैं सही बोल रहा था, ठीक है, कंफ्यूज हो गया था। ठीक है। देखो बेटा, जैसे ये अपने पास ग्राफ है, हाँ बताओ कितने शून्यक हैं, 2। कहाँ है 3 भाई, अरे एक्स अक्ष को काटने पर शून्यक मिलता है ना। शून्यक किसका मान होता है, एक्स का, है ना बेटा। तो कितने बार काट रहा है, 2 बार। और ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष है। कौन सा अक्ष है ये। अब ये बताओ, यहाँ पर ये दिया है ग्राफ, ये लाइन है, ये वाई अक्ष है, और ये आपके पास में ये आपका ग्राफ है। तो ये ग्राफ कितने बिंदु पे काट रहा है, तो कितने शून्यक होंगे इसके, एक शून्यक। आ गया समझ में, नहीं आया कोई दिक्कत। हाँ
दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप कौन बताएगा? रैखिक समीकरण का मानक रूप बताओ। बहुत बड़ी गलती कर दी जिन लोगों ने ऐसा बोला ए एक्स स्क्वायर। स्क्वायर नहीं आएगा, रैखिक यानी घात एक होगी। और ए एक्स स्क्वायर आप लोगों ने मुझे क्या बता दिया पता है? आप लोगों ने वर्ग समीकरण का मुझे मानक रूप बता दिया, और मैंने बोला रैखिक समीकरण का होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर, हाँ नोट करिए भाई, रैखिक समीकरण पूछा गया आपसे, वर्ग समीकरण नहीं पूछा गया है। रैखिक समीकरण का मानक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर आपसे बोला जाए वर्ग समीकरण का मानक रूप, तब आप बोलो जो बोल रहे हो। भाई वर्ग समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पे ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा। बट आपसे अभी फिलहाल रैखिक समीकरण पूछा गया है। ठीक है, लिख लिए। अगला सवाल, किसी द्विघात समीकरण के विविधकर का मान 0 है। बच्चों डी का मान कितना दिया है? तो बताइए मूलों की प्रकृति कैसी होगी, कौन बताएगा? कैसे मूल होंगे? हाँ तो इसका उत्तर होगा डी का मान 0 दिया है, इसका मतलब मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे और क्या होंगे? समान होंगे। और क्या होंगे? समान। नोट करें, वास्तविक तथा समान मूल। चलिए अगला सवाल है, वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए। वृत्त की परिधि क्या होती है बोलिए? 2 पाई आर स्क्वायर, मत बोलो 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई। परिधि एक लंबाई होती है। परिधि क्या होती है? एक। तो वृत्त के चारों तरफ की जो लंबाई होती है, जो बाउंड्री होती है, इसी को परिधि बोलते हैं। तो अगर वृत्त की त्रिज्या आर है तो परिधि कितनी होगी? 2 पाई आर। ठीक है बेटा। अगला, शंकु के आयतन का सूत्र लिखो। किसका बेटा? शंकु के। बोलो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बिल्कुल सही, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नोट करें, देखिए 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला सभी x का योग आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है कि नहीं होता? तो 3 और 3 6, 6 4 10 5 15, 15 5 20 हो गए। और बोलो कितने आंकड़े हैं? 5। कौन 3 कह रहा था अभी? आंसर आया 5 चौके 20। कितना आएगा आंसर? 4। कितना आएगा? 4। भाई सही जोड़ा ना अपन ने। 3 3 6, 6 4 10, 5 15, 5 20 और कुल आंकड़े 5 है, तो 20 में 5 गया 4 बार है। कोई दिक्कत? किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। बोलो सब कुछ क्लियर है? चलिए अगला सवाल, सत्य असत्य। 2 धनात्मक पूर्णांक, बेटा ए बी, ये सिलेबस से हट गया है, सिलेबस से ये हट गया है। चलिए दूसरे सवाल पे आइए। वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। बोलो सत्य की असत्य? बहुत बच्चों ने सत्य बोला, ये बिल्कुल असत्य है बच्चों। वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होता। 2 पाई आर स्क्वायर अर्धवृत्त का संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ होता है। क्या होता है? अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठ। अर्धवृत्त का वक्र यानी कि ऊपर घुमा हुआ पृष्ठ जो होता है अर्धवृत्त का, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा पृष्ठ है? कौन सा पृष्ठ है? किसका? किसका? अर्धगोले का। हाँ बेटा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर बात करो संपूर्ण पृष्ठ की, किसकी बात करोगे? तो ऊपर का 2 पाई आर स्क्वायर और नीचे का ये वाला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर वृत्त होता है। तो टोटल कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? 3 पाई। वक्र पृष्ठ कितना होता है?
क्लियर हुआ? तो वक्र पृष्ठ 2 पाई आर, तो यहाँ पे कह रहा है तो हो गया ये 2 पाई आर स्क्वायर, तो हो गया दूसरा। तीसरा अगला क्वेश्चन, गोले का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर होता है, बोलो सत्य कि असत्य? असत्य है भैया, गोले का तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एक आपके पास गोला है तो इसका जो कंप्लीट वक्र पृष्ठ होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर। माध्य बहुलक और माध्यिका के बीच में, माध्यिका बहुलक और माध्यिका में निम्न संबंध है, 2 माध्यक बराबर बहुलक धन 3 माध्य। मैंने आपको बताया था, याद है? कुछ ट्रिक बताई थी, कुछ याद है? क्या ट्रिक थी? देखिए ट्रिक ये थी कि 3 बराबर 2 धन 1, बोलो हाँ, 3 बराबर 2 धन 1। अब ये बताइए कि इस चैप्टर में सबसे कठिन क्या है, माध्य निकालना, माध्यिका या बहुलक? माध्यिका। सबसे कठिन क्या है? तो 3 नंबर मिले माध्यिका को। किसको मिले 3 नंबर? माध्यिका के बाद किसका नंबर आएगा? बिल्कुल गलत बात, माध्य का। माध्य में 3 ठो विधि हैं, हाँ या ना? तो माध्यिका के बाद दूसरे नंबर पे माध्य है। और सबसे सरल क्या होता है? होता है कि नहीं होता? तो बहुलक को सबसे कम नंबर दे दो। तो 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य धन 1 बहुलक, ये सूत्र होता है। क्या ये सूत्र यही लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है कि नहीं लिखा? नहीं लिखा, मतलब ये सूत्र सत्य है कि असत्य है? हाँ, तो ये सूत्र क्या है? असत्य है। सत्य सूत्र यही होता है, नोट कर लें, 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य धन 1 बहुलक। लिख लिए? चलिए अगला, एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, सही या गलत? अच्छा, किसी ने कहा सही, किसी ने कहा असत्य। चलिए देखते हैं, ये बताइए हमें, ये हमने एक वृत्त बनाया, इस वृत्त के ऊपर कितने बिंदु हैं? 1 2 या अनंत बिंदु हैं? और जब अनंत बिंदु हैं तो हर बिंदु में स्पर्श रेखाएं खींचोगे तो कितनी स्पर्श रेखाएं बनेंगी? कितनी स्पर्श रेखाएं बनेगी? अनंत स्पर्श रेखाएं बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ, तो एक वृत्त की कितनी रेखाएं, स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अब बताओ सत्य हुआ कि असत्य हुआ? हाँ, सत्य हुआ। क्या हुआ? क्लियर है? चलिए अब किसी घटना की प्रायिकता P है, किसी घटना की प्रायिकता, तो बताओ प्रायिकता का सबसे छोटा मान क्या हो सकता है? 0। और प्रायिकता का सबसे अधिक मान क्या हो सकता है? तो प्रायिकता 0 से लेके 1 के बीच में होती कि नहीं होती? तो बताओ ये सत्य हुआ कि असत्य हुआ? ये क्या हुआ? सत्य। नोट कर लें। चलिए पहला सवाल, सवाल क्रमांक 6। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां, 130 बादाम की बर्फियां, वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फी की संख्या समान रहे और यह ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बच्चों आपको मैंने एक बार बताया था क्लास में, याद करिए, कार्टून वाला क्वेश्चन याद है? जो लोग आते हैं क्लास, कार्टून वाला क्वेश्चन मैंने बताया था कि कुछ कोका कोला के कार्टून हैं और कुछ पेप्सी के कार्टून हैं, ठीक है ना? आपको लंबी लंबी इतनी कतारें बनानी हैं, लंबी लंबी कतारें बनानी हैं और ऐसे कार्टूनों को जमाना है कि इन सब कार्टून में संख्या समान रहे। क्या रहे? संख्या, मतलब सब कार्टून एक समान संख्या में जाएं। तो बताइए क्या करेंगे? अब बताइए इस सवाल का क्या करेंगे, क्या निकालना आपको, एलसीएम या एचसीएफ? सोचिए क्या निकालेंगे, एलसीएम या एचसीएफ? हाँ, तो इस सवाल में आपको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है? समझ में आ गया? क्योंकि बेटा देखो, परात न्यूनतम स्थान तब घेरेगी, जैसे मान लो ये ट्रे है बेटा, तो ये ट्रे में न्यूनतम स्थान तब घेरा जाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या की बर्फियां एक दूसरे के ऊपर जमाई जाएंगी। बोलो हाँ या ना? तो एक दूसरे के जब ऊपर जमाई जाएंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बर्फी आएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब होता है हाईएस्ट। क्या होता है?
तो क्योंकि इसमें ज़्यादा की लिंक आपको कतार बनानी है, इसलिए H फॉर HCF का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? चलिए करिए, HCF निकालिए, बताइए मुझे कितना आया। तो चलिए आइए, इस सवाल में हमको HCF करना है 420 का और 130 का। हम HCF करते हैं 420 130। सबसे पहले 2 से, ठीक है बच्चों, 210, फिर 2 से, 2 एक कम 2, 105, ठीक है। अब ये 5 1 6, 3 से कितने बार? 35, फिर 5 से, 7 से एक बार। चलिए 2 से करिए 65, ठीक है बेटा, फिर 5 से, और फिर 13 से कितने बार? एक बार। तो 420 बराबर हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, और 130 बराबर हुआ 2 गुणे 5 गुणे 13, ठीक है। HCF के लिए आपको जोड़ी बनानी पड़ती है। एक जोड़े किसका बन गया? एक जोड़ा किसका? और कोई जोड़ा बन रहा है? मतलब HCF कितना आया? मतलब बर्फी की कतारे में अधिकतम कितनी बर्फी रखी जा सकती हैं? हाँ, मतलब जो बंडल बनेगा बर्फी का 10-10 बंडल का बनेगा। कितने बंडल का? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? यस। तो लिखिए उत्तर 10 बर्फी। प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? उत्तर 10 बर्फी। चलिए 7वां सवाल करिए सभी लोग। अथवा वाला इसका हट गया आपके सिलेबस से। 7वां करिए। 7वां द्विघात बहुपद, लिख देता हूं बहुपद क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के शून्यक ज्ञात कीजिए। मतलब आपको अल्फा और बीटा ज्ञात करना है। देखिए इस तरीके से आपको इसको क्या करना है? गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड। तो बीच का पद 5 है, बीच का पद क्या है? और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, और अचर पद 6 है, तो इसमें 1 का 6 से गुणा किया, तो गुणा करने पर 6 आना चाहिए, और जोड़ने पर 5, तो 3x और 2x, 5x, और गुणा करने पर 3 दूनी 6। अब इसको हल कर दीजिए, उत्तर आएगा अल्फा बराबर -3, बीटा बराबर -2। नोट कर लें। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहा जा रहा है कि एक ऐसे द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल 5 और 2 है। 5 और मतलब शून्यकों का योगफल दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है? 2। बेटा आपको पता होना चाहिए बहुपद का समीकरण px बराबर होता है k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बेटा k की जगह k रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपको 5 दिया है तो -5x, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? 2। बेटा k का मान 1 ले लो, क्योंकि लघुत्तम में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो k का मान 1 लेने पर जो आपका बहुपद आएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। बिल्कुल सही।